जरा सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जहां सबसे छोटे बच्चे का खेलने का समय उसके बड़े भाई बहन या माता पिता अचानक से कभी भी छीन ले। कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं, है ना? ऐसी स्थिति से बचने के लिए उस घर में कुछ पक्के लिखित नियमों की जरूरत होती है। ठीक इसी तरह हमारे देश में भी हर नागरिक का विकास सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ ऐसे ही पक्के नियमों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। जब घर के बड़े या ताकतवर लोग ही नियम तोड़ने लगें, तो उन्हें कौन रोकेगा? अगर इस घर वाले उदाहरण को हम भारतीय संविधान से जोड़कर देखें, तो ये जो लिखित नियम है ना, यही हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी आम इंसान को राज्य यानी स्टेट की मनमानी शक्तियों से बचाया जा सके और सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल बिल्कुल न कर सकें। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या समझने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की शुरुआत की, राज्य की असली परिभाषा की, कानून बनाम अधिकार की, समानता के अधिकार की, आरक्षण और उसके अपवादों की, और आखिर में छुआछूत और उपाधियों के अंत की। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, अधिकारों की उत्पत्ति। देखिए, मानव समाज में हमेशा से ये लिखित अधिकार नहीं हुआ करते थे। इसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, साल 1215 के मैग्ना कार्टा से, जब इंग्लैंड के कुछ साहूकारों ने किंग जॉन की बेगाम शक्तियों पर रोक लगाने के लिए एक चार्टर पर साइन करवाए थे। उसके बाद 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया और फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को प्राकृतिक अधिकारों की असली ताकत का एहसास कराया। अगर भारत की बात करें तो आज़ादी से बहुत पहले ही 1928 की नेहरू रिपोर्ट में ही भारतीयों के लिए एक बिल ऑफ राइट्स की मांग रख दी गई थी। मतलब ये बीज काफी पहले बोया जा चुका था। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से पर, राज्य या द स्टेट की परिभाषा आखिर है क्या? जब हमारा संविधान राज्य शब्द का इस्तेमाल करता है ना, तो अक्सर लगता है कि इसका मतलब सिर्फ संसद या राज्य की विधानसभाएं होंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 12 के तहत इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत और यहाँ तक कि वो प्राइवेट एजेंसियां भी शामिल हैं जो सरकार के एक टूल की तरह काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए नगर निगम ने पार्किंग का ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है, तो उस काम के लिए वो कंपनी भी राज्य ही मानी जाएगी। अब यहाँ एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल उठता है, क्या न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें भी राज्य हैं? इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है। न्यायपालिका को केवल तब राज्य माना जाता है जब वो कोई प्रशासनिक काम कर रही हों, जैसे अपने कर्मचारियों की भर्ती करना। लेकिन जब अदालतें अपना असली काम कर रही होती हैं, यानी किसी केस में फैसला सुना रही होती हैं, तब वो राज्य की परिभाषा से बिल्कुल बाहर होती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, कानून बनाम मौलिक अधिकार। आर्टिकल 13 को आप घर के नियमों का सबसे बड़ा पहरेदार मान सकते हैं। यहीं से न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का कमाल का कॉन्सेप्ट निकलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य और अमान्य यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर स्टेट कोई मनमाना कानून थोपने की कोशिश करता है तो हमारी अदालतें उसे सीधा रद्द कर सकती हैं। यही चीज़ अदालतों को संविधान का असली रक्षक बनाती है। और हमारी अदालतों की इस ताकत का सबसे ऐतिहासिक सबूत है 1973 का मशहूर केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गजब की बात कही। उन्होंने तय किया कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन या बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नष्ट नहीं कर सकती। और याद रखिएगा, हमारे मौलिक अधिकार इसी बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही मजबूत और अकूट हिस्सा हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 वास्तव में दो बहुत ही अलग अलग कानूनी विचारधाराओं का एक खूबसूरत संगम है। पहला है कानून के समक्ष समानता, जो अंग्रेजों के सिस्टम से आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब है कि अगर दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी हैं तो उनके साथ कानून का बर्ताव भी एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी पर हर वक्त एक ही नियम लागू होगा? जी नहीं। हमारे मौलिक अधिकार कोई 100% एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये क्वालिफाइड हैं। कुछ बहुत ही जरूरी अपवाद मौजूद हैं,
जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके पद पर रहने के दौरान कुछ कानूनी छूट मिलती है। इसी तरह संसदों और विधायकों को भी संसदीय विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये लोग बिना किसी डर या कानूनी अड़चन के आज़ादी से अपना काम कर सकें। तो इसी के साथ हम आते हैं 5वें भाग पर, आरक्षण और इसके अपवाद। संविधान का आर्टिकल 15 बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि राज्य सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल में किसी को नहीं रोक सकता, और इसके लिए 5 सख्त आधार तय किए गए हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ इन 5 आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर हर जगह समानता है तो फिर विशेष प्रावधान क्यों? इसे हम उत्थान अपवाद कह सकते हैं। समाज में एक सच्ची और जमीनी समानता लाने के लिए संविधान खुद राज्य को यह शक्ति देता है कि वह महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए खास नियम बनाए, ताकि जो लोग सदियों से पीछे छूट गए हैं उन्हें समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका मिल सके। और जब हम सरकारी नौकरियों और आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो ये 50% का नंबर समझना बहुत अहम हो जाता है। ऐतिहासिक मंडल आयोग और उसके बाद आए इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को तो वैध माना, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और हाँ, इसी फैसले से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आया, ताकि मदद सबसे पहले उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरत है। इस मामले में एक ताज़ा अपडेट भी है। 103वें संविधान संशोधन के जरिए एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि हमारा संविधान समय की नई जरूरतों के साथ खुद को कैसे अपडेट करता है। अब हम अपनी चर्चा के छठे और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, छुआछूत और उपाधियों का अंत। मैसूर हाईकोर्ट की एक बहुत ही मार्मिक बात है। छुआछूत सिर्फ व्याकरण का कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये जन्म के आधार पर थोपी गई एक ऐतिहासिक सामाजिक बीमारी है। इसीलिए आर्टिकल 17 छुआछूत को पूरी तरह से और बिना किसी अपवाद के खत्म करता है। ये इतना सख्त है कि इसे जमीन पर लागू करने के लिए ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और SC/ST एक्ट जैसे बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं। और आखिर में आता है आर्टिकल 18। एक आज़ाद और लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिक एक समान हैं, इसलिए राज्य किसी को भी राजा, महाराजा या नवाब जैसी उपाधियां नहीं दे सकता। हाँ, जो सम्मान आपने अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाए हैं, जैसे कोई मिलिट्री रैंक या कोई एजुकेशनल डिग्री, वो इस नियम के अपवाद हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिएगा, अगर हमारे मौलिक अधिकार, हमारी आज़ादी और विकास के लिए इतने ही जरूरी हैं, तो क्या राज्य के पास कभी भी उन्हें सीमित करने या उन पर शर्तें लगाने की पावर होनी चाहिए? एक बढ़ते हुए समाज में इंसान की पूरी आज़ादी और समाज की सुरक्षा के बीच का ये बैलेंस कैसे बने? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।